शिंदे साहब की पुत्री, उनका नाम जोड़ दिया कि साहब आजकल वो एक दोस्त हैं राहुल गांधी की, और अगर कांग्रेस पार्टी महागठबंधन महाआघाड़ी की सरकार आती है तो कांग्रेस पार्टी सुशील शिंदे की सुपुत्री को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर सकते हैं। इस तरह की बातें होने लगी। लेकिन शरद पवार ने तो पहले ही घेर रखा था उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे की इच्छा थी कि लोकसभा में हमारी प्रदर्शन उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन शरद पवार की प्रदर्शन बहुत अच्छे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रदर्शन बहुत अच्छे रहे हैं। तो ये तीनों पार्टियां विधानसभा में अपना अपना उम्मीदवार मुख्यमंत्री का बनाने के लिए आपस में गुत्था शुरू कर दिए, लड़ाई शुरू कर हो गई कि आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, ये मेरी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। ये मुख्यमंत्री की लड़ाई इन लोगों ने शुरू कर दी, और मुख्यमंत्री की लड़ाई में सब लोग अपनी अपनी पार्टी के तरफ से नाम चलाने लगे। शरद पवार ने कहा कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महाराष्ट्र को बहुत सुंदर तरीके से चला सकते हैं, महाराष्ट्र का विकास कर सकते हैं, महाराष्ट्र का विजन उनके पास है, महाराष्ट्र के लिए उन्होंने कुछ सपना भी देखा है। शरद पवार को उनके सपने की भी बात याद आ गई। हो सकता है कि महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हों राज्य के, शरद पवार की पार्टी के, एनसीपी शरद पवार के, वो उन्होंने कहा होगा, अपने सपनों का जिक्र किया होगा कि साहब मुझे ये सपना आया है कि मैं महाराष्ट्र को ऐसा बनाना चाहता हूं। तो शरद पवार ने कहा कि बहुत विजनरी व्यक्ति हैं और मैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में, अगर उनको मौका मिला, वो अगर पदभार संभालेंगे, महाराष्ट्र की बागडोर संभालेंगे, मुख्यमंत्री सीधे शब्द नहीं कहा, लेकिन कहा कि अगर वो महाराष्ट्र की बागडोर संभालेंगे तो महाराष्ट्र का बड़ा भला होगा। तो बागडोर संभालने की लड़ाई शुरू हो गई तीनों पार्टियों में। लेकिन इधर महायुति तो अलग तरीके से घेर रही थी। तो दिशा सालियान और सुशांत का मामला लोकसभा चुनाव के पहले उठा और फिर एक बार विधानसभा चुनाव के पहले भी उठा, और ऐसा लग रहा था कि ठीक विधानसभा चुनाव के पहले गिरफ्तारी हो जाएगी आदित्य ठाकरे की। लेकिन आदित्य ठाकरे ने कोर्ट में इस प्रकार का बंदोबस्त कर लिया था कि यह मामला कभी सुनवाई पर आ ही नहीं सका। और उधर एनसीपी के से कुछ रिश्ते, जो वहां के रेवती मौर्य, जस्टिस रेवती मौर्य के बारे में कहा जाता है कि उनके कुछ संबंध हैं एनसीपी शरद पवार की पार्टी से या एनसीपी अजित पवार की पार्टी से। तो वो उधर रिया चक्रवर्ती का जो हियरिंग हो रहा था लुकआउट नोटिस क्वैश करने का, उसके बारे में उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम इनको नोटिस इनको दे सकते हैं, इनका लुकआउट नोटिस उन्होंने क्वैश कर दिया। तो एक तरफ वो खेल चल रहा था, दूसरी तरफ इधर कोर्ट को मैनेज किया जा रहा था। बिल्कुल कोर्ट को मैनेज ही किया गया आदित्य ठाकरे की तरफ से, और ये मेरा आरोप है, इसको मैं कोरोबरेट कर रहा हूं। एक साल में कभी भी वो सुनवाई नहीं हो सकी उस पीआईएल की, और तारीख 3 महीने 4 महीने की का दिया गया। तो ये मैनेज नहीं था तो और क्या था। इतना महत्वपूर्ण मामला जिसकी सुनवाई होनी चाहिए थी, आलोक आराधे आते ही सुनवाई कर डाले। ये तो और भी साबित हो गई बात। और ये एक और बात साबित हो गई कि आलोक आराधे ने न सिर्फ सुनवाई की, वरन की तारीख भी दे दी 5 फरवरी की। महज 12 दिन का वक्त दिया। 12 दिन में फिर नेक्स्ट डेट है कि 12 दिन में आप अपनी पूरी तैयारी करके आइए, 12 दिन के अंदर में नेक्स्ट डेट है। इसका मतलब है कि आलोक आराधे मन बना करके आए हैं, मन बना करके आए हैं कि गुनहगार को सजा देनी है और इस केस का दूध का दूध और पानी का पानी करना है। वरना ये 12 दिन के अंदर में कैसे तारीख मिल जाती? कहीं मिला है क्या? उपाध्याय जी ने दिया क्या? नहीं दिया। और ये मैं आरोप लगा रहा हूं, सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस के ऊपर कि उन्होंने इस पूरे केस को भटकाने अटकाने का काम किया। और इसका सबूत यह है कि 4-4 महीने के आपने डेट दिए और आलोक आराधे जी आते ही 12 दिन का डेट दिया। और सबूत चाहिए क्या? हिम्मत है तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस भेज करके दिखा दें। मैं उनको चुनौती देता हूं, चुनौती दे रहा हूं। मैं आरोप लगा रहा हूं
क्या आपने इस पूरे केस को अटकाया, भटकाया, लटकाया, इस पूरे केस को मैनेज किया? मैं बोल रहा हूं, भेजिए नोटिस और मैं आपकी अदालत में जाऊंगा, और अगर आप मुझे जेल भेजेंगे तो मैं जेल भी जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबूत आपके सामने है। जिस केस को आप 1 साल तक नहीं सुने, उस केस को आलोक आराधे जी ने न सिर्फ सुनवाई की, वरन की जो अगली तारीख दी, 12 दिन का फासला है साहब, 12 दिन का। यह साबित करता है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस कहीं ना कहीं इन लोगों के दबाव में काम कर रहे थे। दुनिया ना बोले, क्यूबाइब नेटवर्क बोलेगी, और क्यूबाइब नेटवर्क जब बोलती है, बिना तथ्य के नहीं बोलती है, तथ्य के साथ बोलती है। यह दर्शकों के ऊपर, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, जनता की अदालत, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आदित्य ठाकरे ने कोर्ट को मैनेज नहीं किया? आपको क्या लगता है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस उपाध्याय मैनेज नहीं थे? आपको क्या लगता है कि जस्टिस उपाध्याय ने तारीख पर तारीख क्यों दी? आपको क्या लगता है कि जस्टिस उपाध्याय ने एक बार सुनवाई करना उचित नहीं समझा? आलोक आराधे जी आए, न सिर्फ उन्होंने सुनवाई की, वरन की 12 दिन के आगे की तारीख दे दी। यह सबूत है इस बात का कि न्याय को कैसे रौंदा जाता है और कैसे भटकाया जाता है, कैसे अन्याय किया जाता है और कैसे न्याय देने में देरी होती है। अगर इस प्रकार के जस्टिस हमारे न्याय के मंदिर में बैठे रहेंगे, तो हमारा न्याय का मंदिर पवित्र नहीं होगा, नहीं होगा। पूरे डंके की चोट पर कह रहे हैं, पुलिस भेजिए, मुझे अरेस्ट कीजिए, जेल भेज दीजिए, लेकिन इससे